प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाई हरकाबी। आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाई हरकाबी, नाभिकीय अवस्त्रात्जी एवं भया दोहन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार फिर से आपसे वही कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। वही आपका प्रोत्साहन है हमारे लिए। चलिए, इनका सामान्य परिचय, छोटा सा परिचय है, आपको देख लेते हैं। इजराइल के मूल निवासी थे। इनकी जो पुस्तक है न्यूक्लियर वार एंड न्यूक्लियर पीस। ठीक है, छोटी चीज़ है। कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। पुस्तक है न्यूक्लियर वार एंड न्यूक्लियर पीस। अब देखिए, नाभिकीय अवस्त्रात्जी के संदर्भ में हरकाबी के विचार क्या थे, जो कि इस प्रकार हैं। नाभिकीय युग में अवस्त्रात्जी को हिंसा के रूप में प्रयोग में लाने के स्थान पर मात्र धमकी देने हेतु किया जा रहा है। इसे भयादोहन की संज्ञा दी गई है। इसका प्रयोग खतरे के रूप में ना करके लाभ उठाने हेतु किया जा रहा है। बात तो सही है मित्रों। वैसे भी परमाणु युग का जमाना है, आप सब लोग जानते हैं। केवल दो स्थानों पर प्रयोग होने के सिवाय आज तक कभी और किसी स्थान पर इसका प्रयोग नहीं हुआ। अभी तक जो कुछ भी हुआ है केवल एक भयादोहन या डराने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एक भययुक्त विचारधारा, जैसे कहते हैं ना, जिसके पास परमाणु बम है, ये माना जाता है कि गैर परमाणु बम वाले राष्ट्र डर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनके पास परमाणु बम है उनसे जिनके पास परमाणु बम है वो भी डर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। भाई, वो उनको मार डालेंगे, उनको मार डालेंगे, वो उनके देश को बर्बाद कर देंगे, उनको देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन वही है कि अगर परस्पर सुरक्षित रहना है तो ना तो आप हमारे देश को बर्बाद करिए, ना हम आपके देश को बर्बाद करें। अर्थात एक प्रकार से पारस्परिक भयादोहन कार्य कर रहा है, या पारस्परिक भयादोहन के रूप में इन नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, भयादोहन वही चीज़ है कि अगर जो है भयादोहन के रूप में कार्य नहीं करता, लेकिन अगर उदाहरण के रूप में अगर हमारे पास नागासाकी और हिरोशिमा जैसी घटनाएं नहीं होती तो, क्योंकि वहाँ की तबाही का मंजर देखने के बाद ही जो है ये परमाणु हथियारों की क्षमता संपूर्ण विश्व पे नजर आई और संपूर्ण विश्व के दिमाग में एक आतंक बनकर छा गई। ठीक है। तो आज के समय में देखा जाए तो परमाणु हथियार खतरा नहीं, बल्कि खतरे को रोकने का एक उपकरण बना हुआ है। यानी छोटी मोटी लड़ाई भी लड़ने के पहले जो है परमाणु हथियारों के बारे में सोचा जा सकता है। इसीलिए आज के समय में परमाणु हथियार एक प्रकार से देखा जाए तो सुरक्षात्मक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सुरक्षात्मक स्थिति को बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और राष्ट्रों के बीच में, खतरनाक राष्ट्रों के बीच में या ताकतवर राष्ट्रों के बीच में, जैसे महाशक्तियों के बीच में हम कह सकते हैं, ये एक प्रकार से आत्म विनाश का खतरा बना हुआ है, आत्म विनाश का भय बना हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में महाशक्तियां एक दूसरे से भय खा रही हैं और शांति व्यवस्था को बनाए हुए हैं। ठीक है, छिटपुट झगड़े तक भी नहीं हो रहे। हाँ, वे राष्ट्र जरूर लड़ रहे हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है। हाँ, किसी परमाणु बम वाला राष्ट्र किसी गैर परमाणु बम वाले राष्ट्र को परेशान जरूर करता नजर आएगा या लड़ता नजर आएगा, क्योंकि एक के पास डर है तो दूसरे के पास डर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, परमाणु युग के पहले धमकी देने वाले और धमकी पाने वाले दोनों के बीच में इतना घोर संकट कभी नहीं उत्पन्न हुआ जितना नाभिकीय युद्ध में उत्पन्न हुआ है। बात तो सही है मित्रों। पहले धमकी देने वाला धमकी पाने वाले में अंतर नहीं होता था, क्योंकि भाई धमकी दिया, धमकी पाने वाले ने सीधे अटैक कर दिया, नुकसान भी हुआ तो केवल एक राज्य जीत गया, हार गया, या कुछ सैनिक मारे गए। लेकिन आज के समय में अगर धमकी देने वाले ने धमकी दे दिया कि हम परमाणु बम फेंक देंगे, तो धमकी पाने वालों को उसके धमकी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि परमाणु बम फेंकने के बाद जो परिणाम सामने आएगा उसके बारे में सोचकर वो व्यक्ति परेशान और राष्ट्र परेशान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नाभिकीय युद्ध दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी और प्रलयकारी है। इसी भयादोहन से युद्ध को घटित होने से बचाया जा सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा उसी समय संभव है जब हम शत्रु के प्रक्षेपास्त्र आधारों पर प्रहार करके उन्हें नष्ट करें। आज भयादोहन प्रतिरक्षा तथा आक्रमण में परिवर्तित हो गए हैं। नाभिकीय हथियारों ने नाभिकीय युद्ध को निरर्थक बना दिया। बात तो सही है मित्रों, नाभिकीय हथियार भले हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इनका प्रयोग होगा
या प्रयोग कैसे होगा, कौन करेगा, तो इसके बारे में भी एक सोचने की बात है। क्योंकि आज जो है पहले की तरह, क्योंकि अगर कोई परमाणु हथियार का प्रयोग करता है, ठीक है, तो किसी को प्रयोग की धमकी देता है, तो उसके पहले उसको सोचना होगा कि अगर हमारे यहाँ परमाणु बम का प्रयोग हो जाएगा तो हमारी भी दफ़ा जो है हिरोशिमा और नागासाकी वाली घटना जैसी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है तो पहले हम ये देख लें कि जिस चीज़ के लिए ये इतना जो है हमारा विनाश होगा, उस चीज़ की औकात क्या है, उसकी जो है क्षमता क्या है। जैसे भी हो, एन के इन प्रकारेण थोड़ा लेन देन से काम चल रहा है तो चला लो, विनाश को निमंत्रण ना दिया जाए। ठीक है, तो यही स्थिति है मित्रों, नाभिकीय स्ट्रैटेजी में हरकाबी के विचार यही हैं। ठीक है, कि आज के समय में नाभिकीय हथियारों की धमकी ही पर्याप्त है, क्योंकि धमकी पाने वाला और धमकी देने वाले दोनों जानते हैं। धमकी देने वाला भी जानता है कि अगर हम इसको क्रियान्वित कर दिए तो दूसरे का क्या होगा, और वो भी समझता है कि जिसको हम धमकी दे रहे हैं उसके पास परमाणु बम है तो चुपचाप लेके बैठेगा नहीं। इसलिए अपना भी जानता है, उसका भी जानता है, और धमकी पाने वाला भी ये जानता है कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर परमाणु बम फेंका तो हमको क्या करना है, या फिर परमाणु बम जिस लिए फेंक रहे हैं, जिसके बदले में फेंक रहे हैं, उससे बचने का उपाय क्या है, उसका विकल्प क्या है। अगर उसका विकल्प अगर छोटा मोटा है तो मान लीजिए, यानी ऐसा विकल्प हो जिससे जो है जो राष्ट्र के मार्मिक हितों को चोट न पहुंचाए, ना अपने न शत्रु को, तो उनको पूर्ण करने में कोई हानि नहीं है। हाँ, मार्मिक हित ही ऐसे होते हैं जिनके लिए राष्ट्र युद्ध की सीमा तक भी जा सकता है। इतना ही नहीं, परमाणु बम, परमाणु हथियारों के प्रयोग तक की सीमा पर भी जा सकता है। जैसे क्यूबा संकट हुआ जो अमेरिका के लिए घातक था, जिसके लिए दोनों के बीच में उस समय संभावना हो गई थी कि परमाणु युद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों ने परस्पर विनाश को समझा। कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास, कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रयास था कि दोनों पीछे हो गए। ठीक है, ना तो जो है क्यूबा में जो है सोवियत संघ ने अपने प्रक्षेपास्त्र लगाए, और ना ही दोनों के बीच में परमाणु युद्ध हुआ। इसी तरह मौके की नजाकत को सोवियत संघ ने समझा और अपने जो है जहाजी बेड़ों को वापस बुला लिया। इसी तरह 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी परमाणु युद्ध होने की आशंका थी, लेकिन अमेरिका ने मौके की नजाकत को समझा और अपने 7वें बेड़े एंटरप्राइज को वापस बुला लिया। तो मित्रों, जहाँ तक देखा जाए तो दोनों ही महाशक्तियाँ अथाह शक्ति के मालिक हैं, दोनों नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे की बर्बादी इन छोटी छोटी घटनाओं की वजह से हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भया दोहन के संबंध में हरकाबी के विचार। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हरकाबी के विचार से किसी धमकी को क्रियान्वित किए बिना दुश्मन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा लेना ही भया दोहन है। आप सब लोग जानते हैं, डरा कर काम करा लेना, बिना मारपीट के काम करा लेना, डांट डपट के काम करा लेना, धमकी दे के काम करा लेना, यही चीजें हैं भया दोहन। ठीक है, हरकाबी ने भया दोहन को नाभिकीय स्ट्रैटेजी की आधारभूत संकल्पना के रूप में ही स्वीकार किया है। बात तो सही है मित्रों, पहले की जो भया दोहन था उससे शक्ति, एक ताकतवर शक्ति कमजोर शक्ति को धमकी देता था, लेकिन लड़ाई की स्थिति में भी कभी महाविनाश नहीं होता था। लेकिन ये जो परमाणु भया दोहन है, ये तो था कि अगर इसका प्रयोग किया जाए, यानी अगर इसको कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाए कि परमाणु बम फेंक दिया जाए, तो उससे महाविनाश जरूर होगा। ठीक है, उसकी कल्पना मात्र ही जो है एक मन को आतंकित कर देती है। जिस प्रकार हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं जो है दिलो दिमाग को बिल्कुल आतंकित किए बैठी हैं संपूर्ण विश्व के। ठीक है, वो भी अपने आप को उसी रूप में देखने लगती हैं जब कोई राष्ट्र किसी को धमकी देता है। तो भया दोहन किसी दूसरे पक्ष को धमकी के माध्यम से किसी विशिष्ट कार्य करने से रोकता है। बच्चों, ये कोई नई चीजें नहीं है। भया दोहन के द्वारा शत्रु को इस बात के लिए राजी किया जाता है कि वह उस कार्यवाही को ना करें जो स्वयं उसके लिए घातक हो, उसके हित के लिए घातक हो। भया दोहन का संबंध केवल शत्रुओं से ही नहीं होता, बल्कि यह मित्र के व्यवहार पर भी प्रभाव डालने का एक साधन होता है। यानी मित्रों को भी एक प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, मारा दूसरे को जाए, गलती दूसरा करे, ताकि दूसरे इस बात से आतंकित हो जाएं कि हम गलती करेंगे तो हमको भी ऐसे ही मारा जाएगा। ठीक है,
तो एक प्रकार से केवल शत्रुओं तक ही ये धमकी की बात नहीं होती, जो हमारे मित्र हैं उनके मन में भी इस बात का आतंक बैठ जाए कि हम भी कभी जो है इनसे लड़ने की हिम्मत ना करें, इनसे बगावत करने की हिम्मत ना करें। अगर भविष्य में कभी बगावत करने की इच्छा भी होती है तो उस बात को याद रखें जो पहले जो है आपके मित्र ने दूसरे के साथ जो व्यवहार कर चुके हैं। ठीक है, उसको आप अपने लिए भी समझ लीजिए। हरकाबी के विचार से भयादोहन के अंतर्गत निम्न तत्वों का समावेश होता है: धमकी देने वाला, धमकी पाने वाला, धमकी वचनबद्धता तथा प्रोत्साहन। मित्रों, धमकी देने वाला तो होता ही है, धमकी पाने वाला भी होता है, और धमकी वचनबद्धता तथा प्रोत्साहन का मतलब होता है कि जो धमकी दिया जा रहा है उस धमकी को कार्यान्वित करने की क्षमता भी धमकी देने वाले में है या नहीं। भाई अगर धमकी देने पता लगा कि हम जो है अगर किसी को कह दें कि आप तुमको हम जूतों से मारते हैं, अब पैर में चप्पल है, तो उम्मीद है कि उसको हम जूतों से नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये भी होता है, अगर एक चींटी अगर हाथी को धमकी दे तो क्या हाथी पे हाथी भयादोहित होगा, भयभीत होगा? नहीं होगा। 10 चूहे मिलकर हाथी को धमकी दे कि हम लोग 10 हैं, तुम अकेले हो, खौफ में हो जाओ, तो क्या हाथी पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह मित्रों कि धमकी देने वाले की वचनबद्धता होनी चाहिए तथा उसके पास वो क्षमता भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी धमकी को कार्यान्वित कर सके। ठीक है, यही मुख्य तत्व होते हैं भयादोहन के। इनका भी भयादोहन में समावेश होता है संवाद, विश्वसनीयता, विचार शक्ति तथा विकल्प, यानी बातचीत करने का माध्यम। धमकी आप इस प्रकार दीजिए ताकि सामने वाले पे सीधा असर पड़े। विश्वसनीयता वही चीज़ है कि धमकी आप जो दे रहे हैं उसको कार्य करने की क्षमता भी आप में है या नहीं, होना चाहिए क्षमता। अमेरिका ने शायद इसी उद्देश्य से परमाणु बम फेंका था कि भविष्य में अगर हम किसी को धमकी दें तो सीधा उसके ऊपर प्रभाव पड़े और उसके दिमाग में ये बात बैठा रहे कि यही अमेरिका है जो एक बार जो है बिना किसी कारण के जापानी राज्यों को बर्बाद कर चुका है। समझ लें, सब वही के उदाहरण के रूप में उसको समझ लें, यही अमेरिका है जिसने जो है, तो इसलिए अगर हमकी धमकी दे रहा है जब वो उसका पहले से ही मन बढ़ा हुआ है तो हम पे बम फेंकने में कहाँ समय लगेगा। ठीक है, शायद अमेरिका का यही उद्देश्य था। इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उसने जो है परमाणु बम का प्रयोग कर दिया था, अन्यथा जापान तो कुछ समय बाद खुद ही आत्मसमर्पण कर सकता था। उसके ऊपर उनके दोनों राज्यों को जो है जलाकर राख करने की जरूरत नहीं थी। अगला है विचार शक्ति तथा विकल्प। वही चीज़ है, विचार शक्ति का मतलब ये है कि वास्तव में इतना नुकसान हो रहा है कि उसके लिए युद्ध की क्षमता तक भी हमारा शत्रु जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि हम अगर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं या हमारा मित्र, हमारा कोई शत्रु हमको धमकी दे रहा है तो उसका हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो हमको धमकी दे रहा है। तो ये भी देखा जाता है कि अगर उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वास्तव में युद्ध की सीमा तक जा सकता है, यहाँ तक कि हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो ये चीज़ भी सोचना चाहिए, सोचना पड़ता है। अगला है विकल्प, यानी युद्ध से बचने का विकल्प भी होना चाहिए कि धमकियों को कार्यान्वित कर दिया जाए, अर्थात आप धमकी को कार्यान्वित कर दिया जाए तो जिस कार्य के लिए अगर जो है युद्ध से बचना है तो जिस कार्य के लिए मना किया जाए उसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो वही है विकल्प बचने का। आगे ये भी भयादोहन के ही तत्व हैं: सामर्थ्य, इरादा, सामर्थ्य और इरादे का संयोजन। अगला है सामर्थ्य का अर्थ धमकी देने वाले की क्षमता के परख से है। यदि किसी धमकी को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता तो इसे छल की निरर्थक कार्यवाही के रूप में ही लेंगे। यदि बल प्रभावी नहीं है तो भयादोहन प्रभावकारी नहीं होगा और शत्रु को रोकना संभव नहीं है। अर्थात जो धमकी आप दीजिए उस धमकी के देने की आप में शक्ति होनी चाहिए, मुख्य चीज इसमें यही है। अगर वो क्षमता आप में नहीं है तो धमकी प्रभावकारी नहीं होगी। जैसे हमने आपसे कहा था ना कि अगर 50 चूहे मिलकर भी अगर हाथी को धमकी दे और कहें कि तुम अकेले हो, हम संख्या में 50 हैं, तो सीधी सी बात यही है कि वो धमकी प्रभावकारी नहीं होगी, क्योंकि 50 चूहे मिलकर भी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो धमकी दिया जाए, धमकी देने वाले में धमकी को कार्यान्वित करने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा ना तो धमकी प्रभावकारी होगी और ना ही धमकी देने वाले के कार्यों को रोका जा सकता है, फिर धमकी पाने वाले के कार्यों को रोका जा सकता है।
अगला है, यह भी विचार योग्य है कि क्या धमकी देने वाले के हथियारों में विश्वसनीयता एवं भरोसेमंद प्रक्षेपण साधन है। यानी जो धमकी दिया जा रहा है, क्या वो कार्यान्वित करने की क्षमता है। प्रक्षेपण साधन मतलब वहां तक फेंक कर आक्रमण करने की क्षमता है, वही चीज है। जितनी दूर आक्रमण करना है वहां तक आक्रामक क्षमता है या नहीं है। यानी उतना साधन होना चाहिए जिस राज्य को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। अमेरिका धमकी दे रहा है सोवियत संघ को, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो अमेरिका में जो है सोवियत संघ को धमकी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो ये समझ लेगा कि अमेरिका की मिसाइलें हमारे मार के अंदर हैं, तभी उसके पर प्रभाव पड़ेगा। तो वही है, प्रक्षेपण मतलब वहां तक पहुंचने का साधन मौजूद है या नहीं। ठीक है। अगला है, हमारे पास जो भी हथियार हो वे शत्रु के प्रत्यक्ष नाभिकीय प्रहार से बचाव करने में सक्षम होने चाहिए, अन्यथा शत्रु अचानक आक्रमण करके हमारे हथियारों को नष्ट कर सकता है। ये तो एक राष्ट्र की बात है कि अगर धमकी से हमको बचना है तो हमारे पास भी वो हथियार होने चाहिए, ताकि हम जो है जरूरत पड़ने पर शत्रु के जहां पर हथियार बेफ है, नाभिकीय बेफ है, वहां पर आक्रमण करके उनको नष्ट करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। हरकाबी ने नागरिक सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उनके विचार से जैसे जैसे नाभिकीय हथियारों का संग्रह होता जाएगा, अन्य देशों द्वारा इनका निर्माण कर लिया जाएगा और खतरा बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में नागरिक सुरक्षा अति आवश्यक हो जाएगी। बात सत्य है मित्रों, पहले एक राष्ट्र अमेरिका ने बनाया, भाई 45 में अमेरिका ने बनाया, 49 में सोवियत संघ ने बना लिया, 49 के बाद जो है फिर 52 में ब्रिटेन ने बना लिया, 60 में फ्रांस ने बना लिया, उसके बाद 64 में चाइना ने बना लिया, और इधर जो है 74 में भारत ने बना लिया, इधर 98 99 में पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों ने बना लिया। धीरे धीरे देखा जाए तो अभी भी यही दिख रहा है ना कि उत्तर कोरिया के पास भी है, ईरान के पास भी है, दुनिया भर की बातें हैं। वही है कि परमाणु हथियारों का प्रसार होता जा रहा है। वही चीज कहा है इन्होंने कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हथियारों का संग्रह अन्य लोग करते जाएंगे, जिसके पास है उनके पास ज़्यादा होगा, जिनके पास नहीं है वो प्राप्त कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में नागरिकों के लिए खतरा जो है ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि परमाणु हथियारों का जब प्रयोग होगा तो नगरों पे होगा, ना कि सैनिकों पर होगा। हाँ, सैनिक केंद्रों पर होगा तो साधारण बम गिरेंगे, परमाणु बम की विशेष जरूरत नहीं है, बहुत बड़े केंद्र नहीं होते। ठीक है। लेकिन जहाँ पर मनोबल की बात होती है तो वहाँ पर सीधे महानगरों पर बम गिरेंगे। ठीक है। और इतना ही नहीं, जितना ही परमाणु बम ज्यादा होगा उतने ही उनके रख रखाव और व्यवस्था सुरक्षा एक अंदर के लिए भी खतरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। धमकी को मापने की दूसरी श्रेणी इरादा होती है। धमकी को सफल बनाने के लिए प्रारंभ में ही क्रियान्वयन संबंधी निर्णय ले लेना चाहिए, और जनमत के समर्थन पर ही नाभिकीय बल की धमकी निर्भर करती है। जनमत में एकता होनी चाहिए। यह जनमत विभाजित है तो सरकार कमजोर हो सकती है और धमकी का प्रभाव सफल नहीं हो सकता। जनमत विभाजित होने का मतलब, अगर जनमत जो है कुछ जनता अपने साथ है, कुछ दुश्मन के साथ है, तब भी स्थिति अच्छी नहीं है। सामर्थ्य और इरादा आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परंतु इस नाभिकीय युग में सामर्थ्य नामक तत्व ने बल और महत्व दोनों खो दिया। नाभिकीय शक्तियां आशा के अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। मित्रों, नाभिकीय हथियार परमाणु बम तो आप जानते ही हैं क्या क्षमता है उसकी। छोटे छोटे राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए अकेला ही परमाणु बम काफी है, एक ही। पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के लिए अकेले 1-2 बम ही काफी है। ठीक है। हालांकि अब तो फिर परमाणु बम ही नहीं, परमाणु के साथ साथ न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, यहाँ तक कि लेजर बीम्स जो है का भी निर्माण किया जा चुका है। यदि धमकी को क्रियान्वित करने की संभावना कमजोर है तो भयादोहन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। भयादोहन की सफलता हेतु दोनों पक्षों को इसका आभास हो जाना चाहिए कि वे यदि युद्ध करते हैं तो दोनों का विनाश हो जाएगा और वे अपने को युद्ध से रोक लेंगे। बदला लेने की भययुक्त धमकी आक्रमणकारी को आक्रमण करने से रोक सकती है। इसमें मित्रों कुछ समझाना नहीं है, पारस्परिक भय की ही देन है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में आज तक कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अगर लड़ाई हुई
तो दोनों का विनाश निश्चित है। धमकी की विश्वसनीयता धमकी देने वाले की क्षमता और धमकी पाने वाले की धमकी के आकलन पर निर्भर करती है। धमकी को कार्यान्वित ना करना पड़े इसके लिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक प्रकार की धमकी को रोका नहीं जा सकता। धमकी जैसे जैसे तीव्र और हिंसात्मक होती जाती है उसके कार्यान्वयन की संभावना में कमी होती जाती है। ठीक है। अगला, धमकी की विश्वसनीयता की समाप्ति होने पर परिणाम अधिकांश खतरनाक होते हैं। लगता है कि नाभिकीय हथियारों के निर्माण नाभिकीय युद्ध को रोकने हेतु किया गया है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि आने वाले समय में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नाभिकीय युद्ध स्वयं के लिए विनाश तथा राष्ट्रीय सर्वनाश का कारण बन सकता है। मित्रों, ये सत्य है कि नाभिकीय हथियार खतरनाक तो होते ही हैं, लेकिन सिर्फ अभी 2 ही घटनाएं हुई हैं, 2 ही राष्ट्रों पर परमाणु हथियारों का दो ही बार परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया है। 2 नगरों पर, जापानी नगरों पर, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है इसको। तो ऐसा लगता है कि अभी तक प्रयोग ना होने वाला एक प्रकार से युद्ध को रोकने का हथियार नाभिकीय हथियार साबित हो रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर भयानक हथियार है, कभी भी ध्वंस हो गया, चाहे अपने यहाँ चाहे शत्रु के यहाँ, तो विनाश तो होना ही होना है। ठीक है। यही चीज है, सांप को अगर पाला गया है तो चाहे स्वयं को काटे चाहे दूसरे को काटे, विनाशकारी तो है ही। विस्तृत भूभाग वाला राष्ट्र धमकी की उपेक्षा करके भी सुरक्षित रह सकता है। वह सोचता है कि कहीं भारी हिंसा नाभिकीय युद्ध के रूप में न हो जाए, इसलिए धमकी का प्रयोग करके समग्र युद्ध को रोकने का प्रयास करता है। भयादोहन की विश्वसनीयता बड़ी शक्तियों की विलासिता है। वह प्रति भयादोहन के साथ प्रति धमकी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु युद्ध का खतरा प्रत्येक पक्ष की इस निश्चितता के कारण उत्पन्न हो सकता है कि कोई भी पक्ष नाभिकीय सर्वनाश हेतु पहल नहीं करेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये भी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत इसमें नई चीज़ें नहीं है, बस केवल नाभिकीय विश्वसनीयता की बात कही गई है, सॉरी भयादोहन की विश्वसनीयता की बात इसमें ज़्यादा की गई है। ठीक है। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया कीजिए। थोड़ा ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया मित्रों, हालांकि एक ही चैप्टर है।